अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ऑनलाइन कमाई करने के सबसे बेस्ट तरीके कौन कौन से हैं, तो उसमें दो तरीके आपको सबसे ऊपर दिखाई देंगे। पहला ब्लॉगिंग और दूसरा यूट्यूब। इस कोर्स में हम बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग के बारे में कि किस तरह से आप ब्लॉगिंग में अपना करियर बना सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं और एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानने वाले हैं कि ब्लॉगिंग क्या होती है। देखिए, पुराने समय में बहुत सारे लोग क्या करते थे कि अपने दिन भर के जो भी काम होते थे उसको डायरी में नोट करते थे, लेकिन नए जमाने में इंटरनेट पे एक डिजिटल डायरी के तौर पर बहुत सारे लोग अपने जो दिन भर के काम हैं उनको लिखते हैं या फिर अपने विचारों को लिखते हैं। कोई व्यक्ति कविता लिखता है, कोई अपनी कोई भी जानकारी देना चाहता है तो वो लिख देता है। ब्लॉगिंग बिल्कुल इसी तरह से है। ब्लॉगिंग में भी आप अपनी जानकारियां शेयर करते हैं इंटरनेट पर, ना कि ऑफलाइन, यानी किसी डायरी में नहीं लिखते और आपके रीडर्स उन जानकारियों को पढ़ते हैं। अब ये कैसे होता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जब आप ऑनलाइन जाएंगे, आप कोई जानकारी के बारे में सर्च करना चाहेंगे तो आप सबसे पहले गूगल ओपन करते हैं और गूगल में बीच में दिया होता है एक सर्च बार। अब सर्च बार में आप जो भी जानकारी सर्च करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड एक शब्द लिखते हैं। इस शब्द को कहते हैं कीवर्ड, यानी ये कीवर्ड वह शब्द होता है जो जिसके बारे में आप खोज रहे हैं। मान लीजिए आप खोज रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या होता है, तो गूगल पे जाके आप लिखेंगे कंप्यूटर क्या होता है, तो गूगल क्या करता है कि गूगल आपको उस जो भी कीवर्ड आपने टाइप किया है उससे रिलेटेड ढेर सारे जो सर्च रिजल्ट हैं वो देता है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे फैक्ट बता दूं, गूगल अपनी तरफ से कोई जानकारी आपको नहीं देता है। गूगल क्या करता है, गूगल इंटरनेट पे लाखों करोड़ों वेबसाइट्स को सर्च करता है और उसमें उस कीवर्ड को ढूंढता है। जैसे कंप्यूटर क्या है, किन किन वेबसाइट्स के अंदर इस बारे में जानकारी दी गई है, तो वो क्या करता है कि जिन भी वेबसाइट्स में उस शब्द के बारे में जानकारी दी गई होती है उसके रिजल्ट आपको अपने होम पेज पे दिखा देता है। अब आप उस पर क्लिक करते हैं और उस वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैंने आपको क्या बताया कि गूगल कोई भी जानकारी खुद से नहीं बनाता है, वो दूसरों के द्वारा बनाई गई जानकारी को ही आपको सर्च रिजल्ट में दिखाता है। अब ये जानकारी बनाता कौन है, ये जानकारी बनाते हैं आप और हमारे जैसे लोग, यानी कि ब्लॉगर और वेब डिजाइनर। अब एक वेबसाइट में ब्लॉग में बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए, वेबसाइट क्या होती है, वो एवरग्रीन होती है। आपने एक बार उस पर कुछ भी टाइप करके डाल दिया और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डाली जो हमेशा हमेशा के लिए लोगों को दिखाई देगी। जैसे कि आप मार्केट में देखते होंगे, पोस्टर किसी ने चिपका दिया किसी संस्था के बारे में, किसी की कोई कंपनी है उसके बारे में, किसी का कोई प्रोजेक्ट है उसके बारे में। सिंपल एक पेज या दो पेज की जानकारी होगी जो हमेशा उसको दिखानी है। जैसे विजिटिंग कार्ड होता है, तो विजिटिंग कार्ड में क्या होता है, उस कंपनी का नाम होता है, उसका मोबाइल नंबर होता है, उसकी ईमेल आईडी होती है। इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिन पर जानकारी अपडेट नहीं होती। लेकिन इसके विपरीत जो ब्लॉगिंग होती है उसमें लगातार जानकारियां अपडेट होती रहती हैं। आपको डेली कुछ ना कुछ नया लिखना पड़ता है। तो आप समझ गए हैं कि जो ब्लॉगिंग जो भी लोग करते हैं वो डेली कुछ ना कुछ लिखते हैं, या महीने में आपको 4-5 बार कुछ ना कुछ कोई ना कोई आर्टिकल आपको लिखना पड़ता है। अब जब आप लगातार कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, अपने ब्लॉग पे शेयर कराते रहते हैं, तो गूगल की नज़र में आपका एक ना एक दिन ब्लॉग आ जाता है कि भाई ये ब्लॉग पे डेली कुछ ना कुछ अपडेट होता है, और गूगल उस वेबसाइट को लिस्ट करा लेता है, उसको इंडेक्स करा लेता है। और जब भी कोई व्यक्ति आपकी टाइप की हुई जानकारी से संबंधित कोई भी कीवर्ड अपने सर्च इंजन में टाइप करता है तो गूगल उठा के आपके ब्लॉग की जानकारी को वहां पे दिखा देता है कि भाई यहां पे जाके पढ़िए। तो ये जो पूरा सर्किल है वो इसी तरीके से घूमता है। आशा है कि आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि ब्लॉगिंग होती क्या है। ब्लॉगिंग में आप सिंपल अपनी जानकारियां शेयर करते हैं इंटरनेट पे, और अगर किसी को पसंद आती है तो वो आपकी जानकारी को पढ़ता है। अब समझते हैं ब्लॉगिंग के फायदे क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आप घर बैठे पूरी दुनिया के लोगों के साथ में अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। आप अपनी पहचान बना सकते हैं लोगों की नज़र में। अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो आप अपनी पहचान बना सकते हैं लोगों के बीच में। जो लोग एक बार आपके आर्टिकल को पढ़ जाएंगे वो दोबारा आपके आर्टिकल को पढ़ने के लिए ज़रूर आएंगे। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ब्लॉगिंग से आप करियर भी बना सकते हैं। अगर आपके ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक क्या होता है कि ट्रैफिक जो लोग आपके ब्लॉग को पढ़ने के लिए आते हैं, तकनीकी भाषा में उसको ट्रैफिक कहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आता है तो गूगल का एक प्लेटफॉर्म है एडसेंस। गूगल एडसेंस आपके ब्लॉग पे अप्लाई कर देता है, जिससे कुछ विज्ञापन आपके ब्लॉग पे नजर आने लग जाते हैं। अब इन विज्ञापनों पे होने वाली क्लिक से आपकी कमाई होने लगती है। तो तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ब्लॉगिंग से आप कमाई भी कर सकते हैं। अगर आपका खुद का कोई प्रोडक्ट है तो भी आप ब्लॉगिंग के माध्यम से उसे लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे जो 2-3 फायदे हैं ये काफ़ी बड़े फायदे हैं कि ब्लॉगिंग से पहली चीज़ तो कि आप अपनी जानकारियाँ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, आप अपनी पहचान बना सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा कि आप यहाँ से कमाई भी कर सकते हैं। अब समझते हैं कि ब्लॉगिंग कौन कौन कर सकता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा भी कंप्यूटर का ज्ञान रखता हो,
हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान रखता हो और थोड़ा सा भी लिखना जानता हो और उसके अंदर एक ऐसा स्किल हो, एक ऐसी जानकारी हो उसके पास में जिसे वो निरंतर लंबे समय तक शेयर करता रहता हो, वो व्यक्ति ब्लॉगिंग कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। देखिए, एक विद्यार्थी भी ब्लॉगिंग कर सकता है, एक टीचर भी ब्लॉगिंग कर सकता है, थोड़ी सी तकनीकी जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी ब्लॉगिंग कर सकता है। अगर आप एक महिला हैं तो भी आप ब्लॉगिंग कर सकती हैं। आपके अंदर एक कवि भी हो सकता है, आपके अंदर एक लेखक भी हो सकता है, आप कहानी के रूप में भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ये जो सारे टॉपिक हैं इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आगे मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि ब्लॉग कैसे शुरू करते हैं, ब्लॉगिंग के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए। तो चलिए मैं आपको ये और समझा देता हूं कि ब्लॉगिंग अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि इंटरनेट पे सर्च कैसे करते हैं, कैसे गूगल पे जाके अगर आपको नया टॉपिक है, आप किसी टॉपिक पे लिख रहे हैं तो उसके बारे में कैसे जानकारी ढूंढते हैं, ये आपको आना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फ्लुएंट टाइपिंग आनी चाहिए, आपकी स्पीड 26 की होनी चाहिए, आपकी स्पीड 30 की होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपके पास एक ऐसा टूल होना चाहिए जिससे आप टाइप कर सकें। या तो आप कर सकते हैं वॉइस टाइपिंग या आप कर सकते हैं गूगल हिंदी इनपुट के माध्यम से जो ट्रांसलेट वाली टाइपिंग, अगर आप वो कर सकते हैं तो वो तब भी आप ब्लॉगिंग कर पाएंगे। और अगर आपको टाइपिंग अच्छे से आती है तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो आर्टिकल जो आप लिख रहे हैं उसे इंटरनेट पे शेयर कैसे कराते हैं। अगर आप शेयर कराना नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आप अपनी जानकारियां लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इस तरह से आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के लिए आपको चाहिए क्या? आपको कुछ नहीं चाहिए कि इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। अगर कंप्यूटर भी नहीं है तब भी आप मोबाइल से भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अब कैसे ब्लॉग बनाया जाता है उससे पहले एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि देखिए, जब आप ब्लॉगिंग शुरू करेंगे तो 1-2 दिन के लिए तो करेंगे नहीं, बहुत लंबे समय तक आप लगातार ब्लॉगिंग करते रहें। इसके लिए ज़रूरी है आपके पास एक बेहतरीन टॉपिक का होना। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से बेस्ट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप ब्लॉग बना सकते हैं और बहुत लंबे समय तक आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। देखिए, एक बढ़िया टॉपिक ही आपको ब्लॉग करने के लिए प्रेरित करता है और इसमें सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि जब आप ब्लॉग शुरू करें तो पहले ही विचार कर लें कि भाई देखो, मुझे 10 साल तक या 20 साल तक लगातार अगर इस टॉपिक पे काम करता रहना पड़े तो क्या मैं हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार एक आर्टिकल तैयार कर सकता हूं या कर सकती हूं या नहीं। अगर आप सोच रहे हैं केवल 3 महीने काम करके आप ब्लॉग को सक्सेसफुल कर सकते हैं, 1 महीने काम करके ब्लॉग को सक्सेसफुल कर सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता। आपको लगातार कई वर्षों तक, हो सकता है 1 साल तक, अगर आपके पास लगातार टॉपिक हैं तो आप 1 साल तक लगातार काम करते ही रहना पड़ेगा। तो अगर आप एक ब्लॉग बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले तय करिए कि आप वो कौन सा टॉपिक है जिस पे लगातार आप 1 साल लिख सकते हैं, अगर आपको रोज एक टॉपिक लिखने के लिए दे दिया जाए तो। इस वीडियो में वो बेस्ट निश में बताने वाला हूं जिनके ऊपर आप एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। ये आइडियाज आपके बहुत काम आए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहला जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिया है वो है हॉबी। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब ब्लॉगिंग शुरू करता है तो वो अपनी रुचि के हिसाब से, जो उसको सबसे बढ़िया, जो उसका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है वो उसकी रुचि होती है। जैसे किसी को गार्डनिंग करना पसंद है, किसी को ड्राइंग करना पसंद है, किसी को आर्ट पसंद है, या कोई म्यूज़िक बहुत अच्छे से जानता है तो वो उसके बारे में ब्लॉगिंग कर सकता है या ब्लॉग शुरू कर सकता है। तो ऐसे ही कुछ आइडियाज़ हम यहाँ पे लेके आए हैं जो आपके हॉबी से जुड़े हुए हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो आइडिया आपको दिख रहा है वो है गार्डनिंग। अगर आप गार्डनिंग के बारे में जानते हैं, आपको अच्छा लगता है कि पौधे कैसे लगाए जाते हैं, कैसे उनकी सॉइल तैयार की जाती है, तो आप गार्डनिंग के ऊपर भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं और लंबे समय तक लगातार आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक आता है ड्राइंग। आप अपने ब्लॉग के माध्यम से बच्चों को और बड़ों को ड्राइंग सिखा सकते हैं। कौन से वो सरल तरीके हैं जिनसे बड़े आसानी से ड्राइंग की जा सकती है। बेसिक से एडवांस तक आप यहाँ पे ब्लॉगिंग के माध्यम से ड्राइंग भी सिखा सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट। तो अगर आप आर्ट और क्राफ्ट में रुचि रखते हैं, आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, तो भी आप ब्लॉगिंग के माध्यम से लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा म्यूज़िक। तो आप अगर म्यूज़िक में रुचि रखते हैं और लोगों को उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो आप म्यूज़िक के ऊपर भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला जो निश है वो है राइटिंग। अगर आपको लिखना अच्छा लगता है, जैसे आप कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, जोक्स लिखते हैं, या आप कोई और इस तरह का आर्टिकल लिखते हैं, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप लगातार लंबे समय तक एक ब्लॉग बना सकते हैं और वहाँ पर अपनी जो रचनाएं हैं उनको शेयर करा सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर टॉपिक होता है टेक्नोलॉजी। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी पे ही ब्लॉगिंग करते हैं।
टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे किसी काम को कैसे किया जा सकता है। कोई आप विंडोज़ के बारे में अगर आपके पास टॉपिक है वो लिख सकते हैं। आप ब्लॉगिंग के ऊपर भी एक ब्लॉग बना सकते हैं, आप विंडोज़ के ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं, आप एजुकेशन के ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, हज़ारों आइडियाज़ हैं। आपके पास अगर कोई ऐसा आइडिया है जिससे आप टेक्नोलॉजी से संबंधित हो तो आप यहाँ पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, वीडियोग्राफी करना अच्छा लगता है और आपके पास वो सारे आइडियाज़ हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के ऊपर भी ब्लॉग बना सकते हैं। आप समझा सकते हैं कि भाई कैमरे की सेटिंग्स कौन कौन सी होती हैं और कौन सी सेटिंग पे एक बेस्ट फ़ोटो खींचा जा सकता है। आप समझा सकते हैं कि भाई वीडियो बनाते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और बहुत सारे टर्म्स होते हैं फोटोग्राफी के जो आप अपने ब्लॉग के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है फैशन डिज़ाइनिंग में या फैशन में तो आप एक ब्लॉग बना सकते हैं फैशन के बारे में। लेटेस्ट ट्रेंड्स कौन कौन से चल रहे हैं फैशन के, कलर कॉम्बिनेशंस किस तरह के होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना तो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग से संबंधित भी एक ब्लॉग बना सकते हैं और अपनी जो आइडियाज़ हैं वो लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है ट्रैवल का। ट्रैवल में आप देखिए सिटी गाइड के तौर पे लोगों को अपने शहर के बारे में जानकारी दे सकते हैं, कहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। बहुत सारे ज़बरदस्त टॉपिक हो सकते हैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आप ब्लॉग कर रहे हैं। सो ये सारे आइडियाज़ जुड़े हुए थे हॉबी से। अगर आप इनमें से किसी पर भी ब्लॉग शुरू करने जा रहे हैं तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं हेल्थ से जुड़े हुए निश के बारे में। सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट पे सर्च किया जाता है आज के समय में वो टॉपिक है वेट लॉस। कैसे आप किसी व्यक्ति का वजन कम कर सकते हैं, वो कौन कौन से आइडियाज़ हैं जिनसे वेट को कम किया जा सकता है। अगर आप वो जानते हैं तरीके तो आप अपने ब्लॉग के माध्यम से बता सकते हैं। सो अगला जो टॉपिक आता है वो है डाइट का। आप हेल्दी डाइट्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। लगातार बहुत लंबे समय तक नई नई आप बता सकते हैं कि सुबह आपको क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है। इसके अलावा आप न्यूट्रिशंस और सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन के बारे में जानते हैं तो मेडिटेशन के बारे में भी आप ब्लॉग के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक आता है स्किन केयर का। अगर आप स्किन केयर एक्सपर्ट्स हैं और अपनी राय लोगों के बीच में रखना चाहते हैं, अपनी जानकारी लोगों को देना चाहते हैं तो ब्लॉग के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप आयुर्वेदा में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको बहुत सारे टर्म्स पता है आयुर्वेदा के तो एक ब्लॉग आप आयुर्वेदा का भी बना सकते हैं और वहाँ भी उसके माध्यम से भी लोगों को जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है हेल्थ से रिलेटेड निश में वो है ब्यूटी केयर। अगर आप ब्यूटी केयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, इनके ऊपर भी आप एक ब्लॉग बना सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है योगा का। तो योगा तो आप जानते हैं कि कितना पॉपुलर सब्जेक्ट है, कितना पॉपुलर निश है। आप अगर योगा में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप योगा से संबंधित टॉपिक्स के ऊपर भी ब्लॉग बना सकते हैं। भारत में बहुत सारे लोग फूड में इंटरेस्ट रखते हैं, फूड एंड कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके ऊपर भी आप ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। इसमें आप कुकिंग के बारे में लोगों को बता सकते हैं कि कैसे बढ़िया कुकिंग की जा सकती है। अगर आपको बेकिंग आती है तो आप बेकिंग से रिलेटेड भी एक ब्लॉग बना सकते हैं और जानकारियाँ दे सकते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक है रेसिपीज़ का। आप स्टेप बाय स्टेप कोई रेसिपी कैसे तैयार की जाती है इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। आप अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से रेसिपीज़ बना सकते हैं। नॉन वेज वेज रेसिपीज़ के बारे में भी लोगों को जानकारी दे सकते हैं। तो अगर आप जानते हैं किचन के कुछ हैक्स और टिप्स तो उसके बारे में भी अपने ब्लॉग के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। सो ये जो सारे आइडियाज़ हैं वो है फूड एंड कुकिंग के। इसमें से भी आपको एक आइडिया अगर अच्छा लगता हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट सेक्टर की और ये भी सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला निश होता है गूगल पे और इंटरनेट पे। तो अगर आपको मूवीज़ देखना अच्छा लगता है और आप बहुत बारीकी से कोई मूवी देखते हैं तो आप उसका रिव्यू लिख सकते हैं। आज के टाइम पे जब भी कोई व्यक्ति मूवी देखने जाता है तो पहले उसका रिव्यू पढ़ता है, उसके बाद में हॉल में जाता है। तो आपको अगर अच्छा लगता है मूवी देखना और आप उसके बारे में लिख सकते हैं तो आप मूवी रिव्यू के लिए एक ब्लॉग बना सकते हैं। इसी तरह से टीवी शोज़ के रिव्यूज़ भी किए जाते हैं, आप उसके ऊपर भी एक ब्लॉग बना सकते हैं और बहुत लंबे समय तक, क्योंकि आपको लगातार टॉपिक्स मिलते रहेंगे। आजकल तो लोग OTT पे रिलीज़ होने वाले जो एपिसोड्स होते हैं उनके लिए भी रिव्यू लिखते हैं। तो आप अगर लिखना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको मूवीज़ के कुछ फैक्ट पता हो, बहुत ज़बरदस्त फैक्ट जो लोगों को नहीं पता होते हैं, लोग उसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो मूवीज़ फैक्ट के ऊपर भी आप एक ब्लॉग बना सकते हैं। इसके अलावा आप सॉन्ग लिरिक्स के ऊपर एक ब्लॉग बना सकते हैं और लगातार जितने भी नए गाने रिलीज़ होते हैं उनके
लिरिक्स आप टाइप कर सकते हैं, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में, जैसे भी आप चाहें वैसे आप टाइप कर सकते हैं और बहुत लोग इनको सर्च करते हैं। इसके बाद में आता है अगला टॉपिक जो है मूवी डायलॉग का। तो ये भी एक बहुत सर्चेबल टॉपिक है। बहुत सारे लोग मूवीज़ के बेस्ट डायलॉग को सर्च करते हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर भी आप एक ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग स्पॉट पर ब्लॉग बनाने से पहले या कहीं भी डोमेन परचेज करने से पहले आपको उसका नाम रखने के लिए विचार करना चाहिए। देखिए, जब हम ब्लॉग के नाम के बारे में बात करते हैं तो वो एक ऐसा नाम होता है जो आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ा होता है या आपके विषय से जुड़ा होता है। अगर कोई एक बार उस नाम को सुने तो उसको याद हो जाना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने जो नाम रखते हैं वो अपने नाम पर रख लेते हैं, जैसे कि अभिमन्यु भारद्वाज .blogspot.in, या आप किसी इंडस्ट्री के नाम पे अपने ब्लॉग या वेबसाइट का नाम रख लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि नाम जितना छोटा हो, एक शब्द का हो, दो शब्द का हो, तो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। एक तो याद करने में परेशानी नहीं होती है, दूसरा अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके ब्लॉग पे जा रहा है जो बहुत लंबे नाम की स्पेलिंग नहीं याद कर सकता है, तो वो भी उस ब्लॉग के नाम को बड़े आसानी से याद रख पाएगा। तो सबसे पहले बात यही है कि आपके विषय से जुड़ा हुआ नाम हो। अगर आपके विषय से संबंधित कुछ कीवर्ड्स हों, जैसे कि अगर आप लिख रहे हैं गार्डनिंग के ऊपर, तो गार्डनिंग से जुड़े हुए कीवर्ड आपके जो आप URL सेलेक्ट करते हैं या ब्लॉग का नाम रखते हैं उसमें होना चाहिए। और दूसरी चीज़, वो छोटा होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि कैसे बनाते हैं एक फ्री ब्लॉग और कैसे सेलेक्ट करते हैं कोई नाम। ब्लॉगर गूगल की एक फ्री सर्विस है जहां पर आप ब्लॉग लिख सकते हैं, ऑनलाइन अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसके लिए आपके पास सिर्फ होना चाहिए आपका जीमेल आईडी। अगर आपका जीमेल आईडी नहीं है तो जल्दी से बना लीजिए और ब्लॉगिंग करना शुरू करिए। तो ब्लॉगर पे फ्री ब्लॉग बनाने के लिए आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है ब्लॉगर और एंटर कर देना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको blogger.com का रिजल्ट दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्रिएट योर ब्लॉग। इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो ईमेल अकाउंट सेलेक्ट करना है जिस ईमेल अकाउंट से आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं। सो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको ईमेल अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पे डालना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो अभी हम बात कर रहे थे, सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग के लिए एक नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन आ गया है। अब आपको आपके विषय के हिसाब से एक नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है या नाम यहाँ पे डालना है और वही नाम आपका URL पे डिस्प्ले होगा। URL के बारे में बता दूं, जैसे यहाँ पे blogger.com डिस्प्ले हो रहा है उसी तरह से। यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग के लिए एक नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रो कंप्यूटर कोर्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक नाम सेलेक्ट कर लिया, प्रो कंप्यूटर कोर्स, और इसे मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद में आपसे ये URL डालने के लिए कहेगा। तो अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आपने जो नाम डाला है उसी के लिए आपको यहाँ पे URL मिल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है, किसी और ने वो URL एड्रेस पहले से रजिस्टर करा रखा है, तो आपको कुछ और नाम यहाँ पे एंटर करना होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री URL के बारे में। अगर आप पेड डोमेन खरीदते हैं तो उसके लिए भी आपको इसी तरह से सर्च कराना है। सो यहाँ पे चलिए हम एक बार डाल के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रो कंप्यूटर कोर्स डाला है। आपको एड्रेस डालते समय कहीं पे भी स्पेस नहीं लगाना है और यहाँ से इसे नेक्स्ट करा के देखते हैं। तो अब जो हमारा एड्रेस होगा वो होगा procomputercourse.blogspot.com। इसे यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट करने के बाद क्योंकि जो मेरा URL है वो पहले से किसी ने नहीं बनाया था, तो मेरा अकाउंट आगे नेक्स्ट हो गया है। अगर वो URL पहले से किसी के पास होता तो ये URL नहीं बनता। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे माई बिग गेट डाल के दिखाता हूँ और अब मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पर ये जो वेब एड्रेस है, जो ब्लॉग एड्रेस है, वो पहले से किसी ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो इसलिए आप इसे नहीं ले सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको एक यूनिक वेब एड्रेस डालना है जो पहले से किसी के पास ना हो। तो यहाँ पे अलग अलग तरह से आप डाल सकते हैं, आप नंबर्स भी जोड़ सकते हैं, लेकिन नाम जितना यूनिक होगा और अलग होगा उतना ही आपके लिए बढ़िया है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रो कंप्यूटर कोर्स और इसके बाद यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये कह रहा है डिस्प्ले नेम आप यहाँ पे एंटर करिए जो आपके ब्लॉग पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले नेम डाल देते हैं।
और यहाँ से इसे फिनिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो ब्लॉगर पे मेरा अकाउंट है वो बन चुका है। ब्लॉग स्पॉट पे हमने अभी एक नया अकाउंट बनाया है। यहाँ पे 2 नोटिस आए हुए हैं, आप उन्हें यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो अभी इंटरफेस आप देख रहे हैं ये ब्लॉगर का एक न्यू इंटरफेस है। और यहाँ पे ब्लॉगर ने, अगर आप 1 साल पहले 2 साल पहले की बात करेंगे तो बहुत सारे बदलाव किए हैं। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर एक बटन दिखाई देगा जो कि न्यू पोस्ट बनाने का बटन है। उसके नीचे आपको आपके ब्लॉग का स्टेटस दिखाई देगा कि कितने विजिटर्स आपके वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वो कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको आपके ब्लॉग पे आने वाले कमेंट्स दिखाई देंगे। ये जो टैब है इस पे क्लिक करके आप अपने ब्लॉग को एडसेंस से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आप अपने ब्लॉग के लिए पेज बना सकते हैं, जैसे अबाउट अस पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस पेज होता है, इस तरह से। यहाँ पे आप अपने ब्लॉग के लेआउट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बारीकी से बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप कैसे कैसे लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ब्लॉग का जो मेन टेम्पलेट होता है उसकी एडिटिंग आप यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ पे ब्लॉग के लिए थीम्स दी गई हैं, ब्लॉगर की तरफ से कुछ फ्री थीम्स यहाँ पे दी गई हैं। जैसे कि ब्लॉग का जो मेन होम पेज होता है आप उसको यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये थीम कैसे लगाते हैं ये भी हम जान लेंगे। यहाँ पे ब्लॉग की कुछ विशेष सेटिंग्स होती हैं। इस वीडियो में हम ब्लॉग की उन विशेष सेटिंग्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। थीम कैसे बदलेंगे, लेआउट कैसे बदलेंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जब हम आते हैं सेटिंग के ऑप्शन पे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आता है बेसिक सेटिंग्स, जिसमें ब्लॉग का टाइटल और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिया गया होता है। अब डिस्क्रिप्शन में आपको अपने ब्लॉग के बारे में वो जानकारी देनी है जिस विषय के ऊपर आपने ब्लॉग बनाया है, और ये आपको 500 वर्ड्स के अंदर देनी है। तो अगर आपका ब्लॉग कंप्यूटर रिलेटेड है, अगर आपका ब्लॉग गार्डनिंग से संबंधित है, अगर आपका ब्लॉग म्यूज़िक से संबंधित है, या आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आपके ब्लॉग पर क्या मिलने वाला है, तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ हम अपने ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन में टाइप करते हैं ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स इन हिंदी लैंग्वेज, यानी यहाँ पे हिंदी भाषा में कंप्यूटर के टिप्स और ट्रिक्स मिलने वाले हैं। इसे हम यहाँ से सेव कर देते हैं। तो जैसे आप इसे सेव करेंगे तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो विजुअल हो जाएगी। इसके बाद आती है ब्लॉग की लैंग्वेज, यानी आपका जो ब्लॉग है वो किस भाषा में है। तो ब्लॉगर को ये बताना आवश्यक है कि अगर आप हिंदी में ब्लॉगिंग कर रहे हैं या इंग्लिश में कर रहे हैं या किसी भारतीय लोकल लैंग्वेज में आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो ये बताना आवश्यक है ताकि जो गूगल है वो आपके ब्लॉग को उसी भाषा से संबंधित जो यूज़र हैं उनको दिखा दे। तो यहाँ पे हम हिंदी को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम हिंदी भाषा में ही ब्लॉगिंग करने वाले हैं। इसे यहाँ से हम सेव कर लेंगे। इसके बाद में आता है अगला ऑप्शन अडल्ट कंटेंट का। अगर आपके ब्लॉग पे कुछ इस तरह का कंटेंट है जो सभी विजिटर्स के लिए नहीं है, केवल अडल्ट है, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को अनेबल कर दीजिए ताकि आपके यूज़र्स को एक वार्निंग मिल जाए। अगर छोटे बच्चे हों तो उन्हें भी एक वार्निंग मिल जाए कि ये कंटेंट उनके लिए नहीं है। यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है वो है गूगल एनालिटिक्स आईडी का। तो इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे कैसे आप अपने ब्लॉगर को गूगल एनालिटिक्स से जोड़ सकते हैं और कैसे ट्रैक कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे आने वाले ट्रैफिक को। यहाँ पे जो आगे अगला ऑप्शन है वो है फेविकॉन का। अब फेविकॉन क्या होता है? फेविकॉन ये जो आपको ऊपर जब आप गूगल क्रोम में किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा जो आइकन आपको दिखता है उसे हम फेविकॉन कहते हैं, और ये आपके वेबसाइट का एक लोगो भी हो सकता है या आपके वेबसाइट का एक पहचान चिन्ह भी हो सकता है कि अगर किसी टैब पे आपकी वेबसाइट सीधे ओपन नहीं है तो यहाँ पर आप देख के ही बता सकते हैं कि ये ब्लॉगर है या कोई अन्य वेबसाइट है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह की सेटिंग आपके सामने ओपन होगी और यहाँ पे आपको एक फेविकॉन फाइल सिलेक्ट करनी है जो बिल्कुल चौकोर होनी चाहिए और जिसका जो साइज़ है वो 100 KB का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से फेविकॉन हमने अपलोड कर दिया है। अब इस फाइल को यहाँ से सेव कर दीजिए। तो सेव करने के बाद ये जो विंडो है ये यहाँ से आपको क्लोज करनी है। अब इसके बाद नीचे यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग है, इस पे लिखा है विजुअल टू सर्च इंजन्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ब्लॉग है वो सर्च इंजन में सर्च में आए तो इसको यहाँ से ऑन रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ब्लॉग है वो सर्च में ना आए, ना तो गूगल उसको सर्च कर पाए ना ही और कोई सर्च इंजन, तो यहाँ से आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाई देगा पब्लिशिंग का ऑप्शन जिसमें ब्लॉग एड्रेस लिखा हुआ है और इसके साथ में नीचे लिखा हुआ है कस्टम डोमेन।
तो कस्टम डोमेन ब्लॉग के साथ कैसे जोड़ते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसे आप कस्टम डोमेन जोड़ लेंगे तो यहाँ पे बीच में जो ब्लॉग स्पॉट लिखा हुआ है ये शब्द हट जाएगा और जो भी डोमेन नेम आप सिलेक्ट करेंगे वो आपके ब्लॉग पे अप्लाई हो जाएगा। तो डोमेन नेम के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, डोमेन नेम क्या होता है और कैसे काम करता है। अब चलते हैं अपनी अगली सेटिंग की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि HTTPS लिखा हुआ है और यहाँ पे ये जो फीचर है ये ऑन है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी साइट है वो सिक्योर है, जो आपका ब्लॉग है वो सिक्योर है। मैं ब्लॉग आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे आपको व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है और जो आपका ब्लॉग है जिसको हमने बनाया था procomputercourse.blogspot.com के नाम से, वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कॉर्नर पे एक लॉक लगा हुआ दिख रहा है, यानी ये वेबसाइट पूरी तरह से सुरक्षित है। HTTPS सर्टिफिकेट ब्लॉगर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अगर आपका ब्लॉग ब्लॉगर पे है तो आप ये जो सर्टिफिकेट है, जिसे SSL सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, वो अपनी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे परमिशंस दी गई हैं। अगर आपके अलावा और भी लोग आपके ब्लॉग पे काम कर रहे हैं तो उन्हें आप यहाँ से ऐड करा सकते हैं। फिर यहाँ पे परमिशंस में उन लोगों की लिस्ट दी गई है जो इस ब्लॉग पे काम करने वाले हैं, तो इस पर क्लिक करके उनकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी नए व्यक्ति को आप अपने ब्लॉग के साथ में जोड़ना चाहते हैं तो आप उसको इनवाइट कर सकते हैं और वो आपके ब्लॉग पे काम कर पाएगा। इनवाइट करने के लिए आपको इनवाइट मोर ऑथर्स पे क्लिक करना है, उनका ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। और जैसे ही वो अपने ईमेल आईडी को ओपन करके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो आपके साथ में उनका भी नाम आपको यहाँ दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रीडर एक्सेस का। अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग को कोई भी कहीं से भी पूरी दुनिया में से भी पढ़ पाए तो आप पब्लिक को सेलेक्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कि केवल आप ही अपने ब्लॉग को पढ़ पाएं तो आप प्राइवेट टू ऑथर्स को सेलेक्ट करिए और केवल आप ही अपने ब्लॉग को देख पाएंगे जो कुछ भी टाइप करेंगे। यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो है कस्टम रीडर्स का। अगर आप चाहते हैं कि कुछ सेलेक्टेड रीडर्स आपके ब्लॉग को पढ़ें तो उनका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा। इस पर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से सेव करना है। उसके बाद उन लोगों का ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ से आप उन लोगों के जो ईमेल आईडी है वो एंटर करेंगे और यहाँ से रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो वही लोग केवल आपके ब्लॉग को पढ़ पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम इस ऑप्शन को पब्लिक पे लगे रहने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि गूगल से भी ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आए तो इसे यहाँ से सेव कर देते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है पोस्ट का। तो यहाँ पे आपके ब्लॉग पे आप कितनी पोस्ट मेन पेज पे दिखाना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे काउंटिंग दी गई है। तो आप 7, 6, 4 जितनी भी पोस्ट अपने मेन पेज पे दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे दिख जाएगी। इमेज के लिए लाइट बॉक्स चाहते हैं, आइडियाज़ पैनल चाहते हैं, इन दोनों को अनेबल रहने दीजिए। नीचे कमेंट का ऑप्शन आता है। कमेंट के ऑप्शन में आपको मिलता है कि आपके जो कमेंट्स हैं वो दिखाई दें या ना दिखाई दें। तो इसके लिए आप यहाँ पे उसको ओके रहने दीजिए, इससे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। कौन कमेंट कर सकता है आपके ब्लॉग पे? तो यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन दिया गया है एनीवन, यानी कोई भी व्यक्ति। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है यूज़र विद गूगल अकाउंट। तो यहाँ पे वो लोग कमेंट कर सकते हैं जिनके पास ईमेल आईडी है तो और नहीं है तो, यानी कोई भी व्यक्ति। और यहाँ पे केवल वो लोग कमेंट कर सकते हैं आपके ब्लॉग की पोस्ट पे जिनके पास एक गूगल अकाउंट है। तीसरे वो लोग हो सकते हैं जो आपके ब्लॉग की मेंबरशिप लेते हैं। मेंबरशिप कैसे ली जाती है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सो इसे यहाँ से हम सेव कर देते हैं यूज़र विद गूगल अकाउंट को, ताकि जो लोग गूगल अकाउंट रखते हैं जिनका ईमेल आईडी है वो आपके ब्लॉग पे कमेंट कर पाएँ। अगला ऑप्शन आता है कमेंट मॉडरेशन का। तो अगर आप चाहते हो कि आपके ब्लॉग पे आने वाले कमेंट पे पहले आप नज़र रखो वो सही है आपके ब्लॉग के लिए नहीं है, तो आप यहाँ से जो मॉडरेशन है उसको ऑलवेज पे क्लिक कर दो। अब कोई भी कमेंट जब आपके ब्लॉग पे किया जाएगा तो पहले आपके अप्रूवल होगा उस पर, उसके बाद ही वो पब्लिश होगा। और अगर यहाँ पे आप टिक नहीं लगाते हैं तो वो कमेंट पब्लिश नहीं किया जाएगा। यहाँ पे अगर आप नेवर पे कर देते हैं तो कोई भी व्यक्ति आके आपके ब्लॉग पे कमेंट कर सकता है और सीधे सीधे वो जो कमेंट है वो पब्लिश हो जाएगा। तो हम मॉडरेशन को ऑलवेज पे रखते हैं ताकि केवल अच्छे कमेंट्स ही आपके ब्लॉग पे दिखाई दें। कमेंट से जुड़े हुए ये ज़रूरी सेटिंग्स हैं। इसके बाद में जो सेटिंग दी गई है वो मेल की सेटिंग है, यानी आपके ब्लॉग पे जो भी पोस्ट होगी उसकी ईमेल आपके रीडर्स के पास में जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे पब्लिश्ड ईमेल इमीडिएटली पे क्लिक करना है। तो आपके ब्लॉग पे होने वाली जो पोस्ट है उसका ईमेल साथ के साथ आपके जो रीडर्स हैं उनके पास चला जाएगा। इसे यहाँ से आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। तो अगली जो सेटिंग है वो ईमेल की दी गई है। आप अपने ब्लॉग पे ईमेल के माध्यम से भी पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बस क्लिक करना है और यहाँ पे आप दो तरह से देख रहे होंगे, सेव्ड ईमेल एज अ ड्राफ्ट पोस्ट। अगर आप मेल करते हैं और वो मेल सीधे ही आपके ब्लॉग पे आएगी और ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पे
जब कोई ईमेल करेंगे सीक्रेट कीवर्ड बीच में डालना होगा उसके लिए आपको, और जैसे आप ईमेल करेंगे तो जो मेल है वो डायरेक्टली आपके ब्लॉग पे पोस्ट हो जाएगी। ये कुछ मेल की सेटिंग्स यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद आता है फॉर्मेटिंग। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये फॉर्मेटिंग ठीक नहीं करते हैं तो आप जब भी कोई पोस्ट करेंगे तो हो सकता है उसका टाइम और डेट कुछ अलग ही पब्लिश हो, जबकि आपके कंप्यूटर का डेट और टाइम कुछ और हो सकता है। तो टाइम जोन में आपको सेलेक्ट करना है 5.5 घंटे, वो भी भारत के हिसाब से। तो हम प्लस 5.5 घंटे वाला जो टाइम है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता। यहाँ से आपको इसे सेव करना है और जैसे आप इसे सेव करेंगे तो आपका जो टाइम है बिल्कुल ठीक हो जाएगा ब्लॉग का। जब भी आप पोस्ट करेंगे बिल्कुल सही समय के साथ में आपकी पोस्ट जाएगी। यहाँ पे डेट हेडर फॉर्मेट आता है। आपके जो ब्लॉग पोस्ट है उसके ऊपर एक डेट दिखाई देगी, तो आप इसमें से कोई भी एक फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट फॉर्मेटिंग है 23 फरवरी 2021 लिखा हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जब भी आप पोस्ट करेंगे तो उसके ऊपर एक डेट दिखाई देगी। यहाँ से आप टाइम स्टाम्प फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो ब्लॉग पोस्ट है वो आपने किस समय की थी दिन के। अगर आप चाहते हो ये दिखाना तो आप यहाँ से इसे ऑन कर सकते हो, वरना यहाँ पे डेट फॉर्मेट ही आप रहने दीजिए। कमेंट पर भी आप इस तरह की जो टाइम स्टाम्पिंग है वो कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके ब्लॉग पे कमेंट करता है तो उसने किस डेट को किया था और किस टाइम को किया था वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक कोई भी फॉर्मेट ले लीजिए और यहाँ से इसे सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे जो अगला ऑप्शन आता है वो है मेटा टेक्स्ट का। ये होता है सर्च इंजन्स के लिए, ताकि सर्च इंजन को पता चले कि आपके वेबसाइट पे क्या मिलने वाला है। तो जब सर्च इंजन आपके ब्लॉग को क्रॉल करेगा यानी देखेगा तो उसे भी पता चलेगा इस डिस्क्रिप्शन से कि आपका ब्लॉग किस विषय के बारे में है। तो यहाँ भी अगर आप चाहें तो टाइप कर सकते हैं ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स इन हिंदी, जैसे मैंने लिखा है। तो आप भी अपने ब्लॉग के बारे में एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हैं। 150 वर्ड की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मांगी गई है, उससे छोटी भी रह जाए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप पूरी अच्छे से लिख देंगे तो सर्च इंजन्स को अच्छे से पता चल जाएगा कि आपका ब्लॉग किस बारे में है। इसी तरह से यहाँ पे एरर और रीडायरेक्ट के 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि ये किस बारे में होते हैं। तो इन ऑप्शन से आपको छेड़खानी नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है वो दिया गया है मोनेटाइजेशन से संबंधित, और यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता है आपको अनेबल कस्टम ad.txt। इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम आपको बताएंगे कि एडसेंस आप अपने ब्लॉग पे कैसे लगा सकते हैं। ये जो ऑप्शन है उसी से संबंधित है। मैनेज ब्लॉग वाले ऑप्शन में आपको आपका जो ब्लॉग कंटेंट है उसका बैकअप कैसे लेना है, उसको रिमूव कैसे करना है, या अपने ब्लॉग को डिलीट कैसे करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे बाकी जो ऑप्शंस हैं वो आपको ज्यों के त्यों लगे रहने देने हैं। ये साइट फीड के बारे में है कि आपका जो फीड जाएगा वो किस तरह का जाएगा, तो इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम ब्लॉग की डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। फिलहाल में अब आपको अगर एक नया आर्टिकल लिखना है अपने ब्लॉग पे तो आपको जाना है न्यू पोस्ट पे, और जब न्यू पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट टाइटल और ये आपको पेज मिलेगा जैसे आपको मिलता है MS वर्ड में। सो एक पोस्ट कैसे बनाते हैं, पोस्ट में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, लेबल कैसे लगाते हैं, परमालिंक कैसे लगाते हैं, सर्च डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं और कैसे उसको पब्लिश किया जाता है, ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं हम अगले वीडियो में। तो आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके बहुत काम भी आएगा।